तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यूज चैनल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो कुछ बच्चों की डिमांड्स आई थी कि एक चैप्टर 1 जो सॉल्यूशन है उसमें एक नियम रह गया है हेनरी, उसको हम आज क्लियर करने वाले हैं। जो हेनरी का नियम है उसकी सीमा है, कुछ हेनरी का नियम है, इसको हम प्रस्तुत कराएंगे। प्रस्तुत कराने से पहले चैप्टर 1 में एक मोल प्रभाज और मोल अंश रह गया था और हेनरी का नियम रह गया था। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि हेनरी का नियम कुछ बच्चों को ऐसे तरीके से कराया जाता है कि समझ में नहीं आता। तो जो भी टीचर्स लोग हैं और जो स्कूल के जो कोचिंग के हैं उसकी थ्योरी और इस बेस की थ्योरी आप मैच करके देख लेना। जो भी आपको थ्योरी बेस सिंपल लगे उसको आप रिवीजन और अपने माइंड सेट कर सकते हो उस थ्योरी से। तो देखिए हेनरी का नियम कहता क्या है। हेनरी का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, तो हेनरी के नियम में क्या पहली लाइन है कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प, किसी गैस का आंशिक वाष्प क्या होता है पी, किसी गैस का आंशिक वाष्प उस गैस के द्रव में मोल प्रभाज XA के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है। तो इस हेनरी के नियम मैंने आपको समझा, अभी मैंने आपको बोल के दिखाया, अब मैं लिख के दिखा रही हूँ। अब जो लिखे जाए उसकी थ्योरी और उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, फिर उसका एक ग्राफ भी होता है वो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के बाद हम एक मोल प्रभाज और मोल अंश की जो डेफिनेशन रहेगी थी हम वो कराएंगे और हेनरी के नियम के जो फॉर्मूला प्रूफ होगा उसके बाद हम कुछ हेनरी की सीमाएं कराएंगे जो आखिर के बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाली है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है। हेनरी का नियम कहता है कि इस क्या कहता है, अरे चल जा, इस नियम के अनुसार, किसके, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप, किसी निश्चित ताप पर क्या होता है। तो मैंने हेनरी का नियम क्या कहता है, पहली लाइन है इसमें, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, मतलब इस नियम के अनुसार हम थोड़ा सा कोई निश्चित ताप रहेगा हमारा, निश्चित ताप जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 डिग्री सेल्सियस है ना उससे कम होगा, 28 डिग्री सेल्सियस होगा ना 30 से ज्यादा ही 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक ताप रहेगा हमारे पास, वो भी क्या रहेगा निश्चित, यानी परमानेंटली वो निश्चित ताप रहेगा। तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का, मतलब किसी गैस, मतलब कोई गैस है हमारे पास जैसे नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो किसी गैस का आंशिक वाष्प, क्या आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब P हो गया, आंशिक वाष्प दाब P उस गैस का, उस गैस के द्रव में, यानी वो गैस है और अलग हमारे पास कोई द्रव है, मतलब इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब P, उस गैस का आंशिक वाष्प, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन ले लिया हमने, नाइट्रोजन का आंशिक वाष्प दाब है P, ठीक है। तो और अलग एक विलयन है बाउल में हमारे पास और उसके द्रव में मोल प्रभाज है, क्या है, द्रव में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमने पहले
अभी डेफिनेशन के बाद ये पूरी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मोल प्रभाज और मोल अंश को एक ही कहते हैं, चाहे मोल प्रभाज के नाम से जान लो या मोल अंश के नाम से जान लो। दो जो बोर्ड आता है, बोर्ड एग्जाम में ना दोनों नाम से जान ली जाती है। जिन बच्चों ने मोल प्रभाज पढ़ा होता है उनको ये नहीं पता रहता कि मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं, तो वो आखिरकार दो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें ये डेफिनेशन छोड़ आते हैं, मतलब उनको पता होते हुए भी ये लिख के नहीं आते। तो मोल प्रभाज इसके बाद हम तो उस गैस के द्रव में मोल प्रभाज होते हैं, एक विलय के हो गए और एक विलायक के हो गए, क्योंकि विलयन दो घटक विलय और विलायक के योग से मिलकर बनता है। तो गैस के द्रव में मोल प्रभाज के क्या होता है कि समानुपाती होता है। अब समानुपाती होता है तो इसी थ्योरी के अनुसार हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण क्या प्राप्त होगा? P प्रोपोर्शनल टू X से, ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू X से, यानी P हो गया आंशिक वाष्प और मोल प्रभाज हो गया हमारा X। अब आपको पता होगा जब भी ये समानुपाती का चिन्ह उठता है और बराबर आता है इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। तो नियतांक क्या आएगा हमारे पास? P बराबर KH इंटू X, जहां KH क्या है, जहां नीचे लिख देते हैं, जहां KH बराबर 1 हेनरी नियतांक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? एक बार हेनरी का नियम क्या होता है एक बार और फिर से समझा दे रही हूँ। हेनरी का नियम हुआ था, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, यानी इस नियम के अनुसार कोई निश्चित ताप है हमारे पास पर किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब P है, हमारे पास कोई गैस है उसका आंशिक वाष्प दाब P है, उसका द्रव में मोल प्रभाज, यानी एक और द्रव है हमारे पास एक बाउल में, उसका मोल प्रभाज है उसके समानुपाती होगा। क्या? गैस का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये समीकरण बन के आ गया। समीकरण जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आता है, जहां नियतांक आया है KH, जहां KH बराबर 1 हेनरी नियतांक है। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हेनरी के नियतांक की, कोई इसमें कठिनाई नहीं है याद करने में कि हमें याद नहीं होगा तो जल्दी से इसको याद कर लेना। इसके हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले इसका एक ग्राफ होता है, वो मोस्टली नहीं पूछा जाता पर मैं ये वो ग्राफ इस वजह से करा नहीं रही, हेनरी का नियम कराऊंगी और हेनरी के नियम की सीमाएं जो कि मोस्टली बोर्ड पेपर में पूछी जाती है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं उसको नहीं कराने वाली, ठीक है। इसको आपने उतार लिया, हेनरी के नियम की सीमाएं करा देते हैं हम। हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। हेनरी के नियम की मुख्य 4 सीमाएं लिखेंगे हम, 4 पूछी जाती हैं, 4 सीमाएं लिखेंगे, हेनरी का नियम लिखेंगे, हमारे 5 नंबर क्लियर हो गए। तो 4 सीमाएं क्या है? इसमें से पहली सीमा क्या कहती है? यह विलयन क्या, यह नियम, सॉरी, यह नियम केवल किस पर लागू होता है? केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पे नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्टली चीज आई, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो ये तनु विलयन और सांद्र विलयन होते क्या है? तो तनु विलयन का मतलब
क्या होता है, तनु विलयन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था इस चैप्टर में कि विलयन है ना जो दो समांगी पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो दो समांगी पदार्थ क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास विलय, एक होता है हमारे पास विलायक। तो सांद्र विलयन तनु विलयन कैसे बनेगा हमारे पास, तो तनु विलयन कैसे बनेगा, देखो तनु विलयन क्या है, तो तनु विलयन बनाने के लिए एक बाउल है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया और 200 ग्राम चीनी घोल ली, ठीक है। तनु विलयन उन्हें कहते हैं जिनमें विलायक की संख्या विलय पदार्थ से अधिक होती है, यानी विलायक हो गया हमारे पास पानी और विलय हो गया हमारे पास चीनी। तो विलायक की संख्या अधिक होगी विलय की तुलना में। ऐसे विलयन जब हमें प्राप्त होते हैं, जैसे 1 लीटर पानी हमारे पास 1 लीटर विलायक हो गया और 200 ग्राम चीनी यानी 200 ग्राम विलय हो गया, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। अब आती है सांद्र विलयन की बारी। तो सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन देख लो, क्या सांद्र विलयन, सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन सीधी सी बात है, एक हमारे पास बाउल है, बाउल में हमने क्या लिया, यहाँ पे ले लिया 500 ml पानी और क्या ले लिया 400 ग्राम नमक, 400 ग्राम नमक ले लिया। तो 400 ग्राम नमक है, मतलब ये थोड़ी संख्या बराबर है, 400 ग्राम नमक की जगह हम 600 ग्राम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा घोल जिसमें विलायक की संख्या विलय पदार्थ की तुलना में कम होती है, वहां पे ज्यादा थी, वहां पे पानी ज्यादा था, चीनी कम थी, अब यहाँ पे चीनी ज्यादा हो जाएगी सांद्र विलयन में और पानी कम हो जाएगा। तो ऐसे प्राप्त विलयन को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये नियम किसके लिए लागू नहीं होता, ये विलयन सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता, ये नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। अब आते हैं दूसरे उस पर, ठीक है, दूसरी सीमा क्या कहती है इसकी, यह नियम तब लागू नहीं होता, कब लागू नहीं होता, तब लागू नहीं होता जब कोई गैस द्रव के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, क्या दूसरी सीमा क्या है, हेनरी के नियम की दूसरी सीमा है, यह नियम तब लागू नहीं होता जब कोई गैस द्रव के साथ अभिक्रिया करती है। तो द्रव के साथ अभिक्रिया करती है मतलब एक तरफ हमारे पास गैस है, यानी नाइट्रोजन गैस तो सबने देखी होगी, जो फ्रिज में जब बनती है नाइट्रोजन गैस, तो एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, एक तरफ हमारे पास क्या है, जैसे एक टाइप का लिक्विड रख लो, कैसा लिक्विड रख लो, चीनी का घोल हो गया। जब वो उस दोनों को मिलाएंगे तो वहां हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, हेनरी का नियम तब लागू नहीं होता जब कोई गैस द्रव के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, इतना हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और रह गए हमारे। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, तीसरी सीमा क्या है इसकी, जब कोई गैस कोई गैस है हमारे पास, जब कोई गैस द्रव में, किसमें कोई लिक्विड है, द्रव में
संयोजित या वियोजित यानी घुल मिल जाती है, वियोजित हो जाती है तो वहां क्या नहीं लगता, तो वहां हेनरी का नियम क्या नहीं होता, नियम नहीं लगता। अब इसको एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में देखो, एक स्प्राइट की बोतल ले लो। एक स्प्राइट की बोतल जब हम ढक्कन खोलते हैं उसको नॉर्मली, तो गैस होती है ना, वो हमारे ढक्कन के ऊपर होती है, मतलब ढक्कन खुलेगा गैस निकल जाएगी। अगर उसी बोतल को बिना खोले हम हिलाएंगे तो जो गैस है वो हमारी लिक्विड के साथ संयोजित और वियोजित हो जाएगी। तो जब उस बोतल को हम हिलाएंगे तो वहां पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, और बिन हिलाई बोतल में हमारा हेनरी का नियम लागू होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट था, क्या बताया, जब कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है और उसमें गैस आती है, उस गैस को जब उस बोतल को बिना खोले हम हिलाते हैं तो जो गैस होती है उसके अंदर वो उस द्रव में संयोजित या वियोजित यानी मिल जाती है, तो वहां हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, उस बोतल पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, एक छोटा चौथा पॉइंट और है, यह नियम केवल आदर्श विलयनों आदर्श विलयनों पर ही लागू होता। अब आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन समझ लो, एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, अगर जो विलयन है, एक विलयन है हमारे पास, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो वो हमारा हेनरी के नियम की सीमा के अंदर आता है, तो उस विलयन पर जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है उसके ऊपर हम हेनरी का नियम भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, यह हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई कंप्लीट। अब एक हेडिंग बची हमारे पास, मोल प्रवाह या मोल अंश, उसको भी करा के हम इसको चैप्टर को एकदम फिनिश करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही हेडिंग रहेंगी थी, जो कि बच्चों की डिमांड पर मैं आज भी इसको पूरा कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारे पास मोल प्रवाह या मोल अंश। तो मोल प्रवाह या मोल अंश होते क्या है, देख लीजिए। मोल प्रवाह और मोल अंश, क्या है हमारे पास यहाँ पे, किसके नाम से जानेंगे, मोल प्रभाज या मोल अंश। नीचे हो गया, ठीक है। मोल प्रवाह या मोल अंश, तो ये क्या होते हैं, क्या होते हैं मूल प्रवाह और मोल अंश। छोटी सी डेफिनेशन है, मोल प्रवाह या मोल अंश किसी विलयन में उपस्थित वह घटक जिसके अंतर्गत, किसी विलयन में उपस्थित वह घटक जिसके मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात को यह मोल प्रवाह या मोल अंश कहते हैं। क्या, वह विलयन, लिखते हैं थ्योरी इसकी, वह विलयन जिसमें उपस्थित किसी
एक घटक के मोल, किसी एक घटक के मोल प्रवाह, किसी एक घटक के मोल प्रभाज, क्या है? मोल प्रभाज। अब आपको पता होगा विलयन में कितने घटक होते हैं? विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलय, एक होता है हमारे पास विलायक। ठीक है, तो विलयन में कुल दो घटक होते हैं, तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल प्रभाज यानी एक घटक के, तो दोनों के अलग अलग घटक के मोल प्रभाज हम निकालें। किसी घटक के मोल प्रभाज उस घटक के मोल के मोल तथा विलयन के कुल मोल, ठीक है, विलयन के कुल मोल के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोलंश कहते। क्लियर हो गया? क्या है मोल प्रभाज या मोल अंश? सिंपल सी डेफिनेशन है, वह है विलयन। यानी हमारे पास एक बाउल है, उसमें एक विलयन है। विलयन मतलब शरबत है जिसमें पानी और चीनी का घोल मिला हुआ है, ठीक है, वो है विलयन है। पानी और चीनी का घोल है एक भगोने में हमारे पास, उसमें दो घटक ही तो उपस्थित होते हैं, वो पानी और चीनी से मिलकर बना है, ठीक है। विलयन है पानी या चीनी से, तो मतलब दो घटक हो गए, इसमें पानी हो गया, एक चीनी हो गई। तो यहाँ पे किसी एक घटक, या पानी का ले लो या चीनी का ले लो, उसका मोल प्रभाज उस घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। तो मोल प्रभाज या मोलंश कैसे होगा? देखो, इसको मिटा देता हूँ, मिटा नहीं रही, इसको यहीं पे कराते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला घटक है किसके लिए? विलय के लिए। विलय मतलब क्या हो गया हमारे पास? चीनी, जो कम मात्रा में होती है उसे विलय कहते हैं। विलय के लिए क्या है? विलय के लिए, विलय के लिए होगा एक्स ए मोल प्रभाज। तो एक्स ए के मोल कितने होंगे? एन, ठीक है, और विलयन के कुल मोल हो गए एन प्लस बड़ी एन। यहाँ बड़ी एन हो गए विलायक के मोल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा लेंगे, किसके लिए लेंगे? किसके लिए लेंगे? विलायक के लिए। विलायक के लिए, विलायक के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स ले लिया तो यहाँ पे एक्स भी ले लो, और विलायक के मोल कितने हुए? एन है, और विलयन के कुल मोल यानी विलय के मोल प्लस विलायक के मोल यानी एन प्लस बड़ी एन। ये भी फॉर्मूला हमारे पास प्रूव होके आ गया, ठीक है। ये आपके पास मैन मोल प्रभाज और मोल अंश के फॉर्मूलाज आ चुके हैं और उसकी थ्योरी भी आ चुकी है, ठीक है। तो मोल प्रभाज और मोल अंश एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया आपको। तो इसमें दो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई, जो बच्चों की डिमांड थी कि हेनरी का नियम समझा दो। हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम हमने समझा दिया विद फॉर्मूला। और मोल प्रभाज और मोल अंश विलय के लिए और विलाय के लिए दोनों हमने निकाल दिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है डेफिनेशन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे हैं वो ये वीडियो उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। जिनको भी ये समझ में नहीं आता, कुछ टीचर्स होते हैं बच्चों को समझा नहीं पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चे सीख सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।